हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DEC 2 के लिए, DEC 2 का शायद ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मैं DEC 3 के 2-3 वीडियो डालूंगी। तो इसमें हमें क्या 2 या 5 नंबर के प्रश्न है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मेन। इसमें से बड़े जो प्रश्न आते हैं ना, 10 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 के भी आ सकते हैं। बस मैं उनका मेन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको इनके। तो पहला पॉइंट है पोषण क्या है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। पोषण क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम, संतुलित आहार, स्तन्यकाल या गर्भावस्था में जो पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वो कौन कौन से हैं, भोजन के विभिन्न कार्य क्या हैं, ICDS के विभिन्न घटक क्या हैं, जल विलय विटामिन कौन से और वसा विलय विटामिन कौन से हैं, खाद्य वर्ग जो होते हैं उनके बारे में बताना है, पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं ना उनके बारे में बताना है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं। इनमें से बड़े प्रश्न भी आते हैं, छोटे प्रश्न भी आते हैं, तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन टॉपिक को हम देखेंगे, बस इनके पॉइंट देखेंगे। मैं डिटेल में किसी का नहीं बताऊंगी क्योंकि डिटेल में इन सब के मैंने करवा रखे हैं आंसर्स पहले से। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण क्या है। पोषण के बारे में देखते हैं। पोषण जो है वो विज्ञान, पोषण शरीर को पोषित करने वाली विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या है, हमारे जो शरीर का जो भोजन हम करते हैं, तो भोजन का सेवन, उसका पाचन यानी कि जो पचता है, अवशोषण शरीर में अवशोषित होता है तथा उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो विज्ञान की शाखा है। तो ये एक पोषण की डेफिनेशन हो गई। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि नॉर्मल, जैसे लैंग्वेज में वो परिभाषा याद जैसे रहे, थोड़ी बड़ी है, कठिन है, तो नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि प्राणी द्वारा जो भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन है उन्हें ही पोषण कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर में वो भोजन तत्व जाते हैं, वो पचते हैं, अवशोषित होते हैं, उन सबका जब अध्ययन करते हैं ना उन्हें ही पोषण कहा जाता है। अब पोषण के अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वृहद पोषक तत्व होते हैं, दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जो वृहद यानी कि बड़े, अधिक, जो ये वृहद पोषक तत्व होते हैं ये भोजन में अधिक व बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि शरीर में इनकी जो मात्रा है ना, अधिक, शरीर में भी अधिक आवश्यकता होती है और ये भोजन में भी अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे कि प्रोटीन, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तेल, वसा तेल, ये हो गए, ये सारे के सारे वृहद पोषक तत्व है जिनको भोजन में भी जो काफ़ी मात्रा में होते हैं और इनको शरीर में भी काफ़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है इनकी। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे तत्व जो भोजन में तो क्या अल्प मात्रा यानी कि कम मात्रा में रहेंगे, लेकिन हमारे शरीर को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन में अगर कम है तो हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भोजन में अल्प मात्रा में रहेंगे परंतु शरीर को काफ़ी आवश्यकता होती है इनकी। जैसे कि इसमें रहते हैं, जैसे कि खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गए, इन सब की क्या है जरूरत शरीर को बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन क्या भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? कहा जाता है कि स्वास्थ्य को परिभाषित करना यानी कि उसकी परिभाषा देना कठिन होता है। इसी की वजह से क्या है, जो स्वास्थ्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैज्ञानिकों या संस्थाओं ने दी हैं। तो ये परिभाषाएं, हम कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो होते हैं ना, सर्वमान्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली परिभाषा दी है वेबस्टर ने। वेबस्टर के अनुसार शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी व जो दर्द के अभाव की स्थिति है उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोर्स के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है वो यह है कि शरीर और जो मन की तेजपूर्ण स्थिति, वह ऐसी अवस्था है जिसमें जो समस्त यानी कि सारी की सारी शारीरिक मानसिक कार्य जो होते हैं ना वो समय से और पूरी क्षमता से संपादित होते हो, तो ऐसी अवस्था को हम स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि जो शारीरिक मानसिक कार्य आराम से, सही टाइम से, अच्छे से हो रहे हो, तो व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। नेक्स्ट या सर्वमान्य परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, जो कि 1948 में दी गई थी। 1948 में जो परिभाषा दी गई वह सर्वमान्य परिभाषा है जो कि निम्नलिखित है। अब WHO ने कहा है कि जो स्वास्थ्य है वह पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल अपंगता का अभाव नहीं, रोग या अपंगता का अभाव नहीं। अभी इसका मतलब ये हो गया कि
WHO कहता है कि अभी स्वस्थ व्यक्ति हम मानते हैं तो स्वस्थ जैसे कि शारीरिक या मानसिक रूप से जैसे स्वस्थ हम किसी को सोचते हैं कि उसके समझो कि उसको कोई बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है, वो कोई अपंग नहीं है, उसे कोई रोग नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो अपंगता भी ना हो, रोग भी ना हो, साथ में क्या है जो उसके शरीर में और भी कोई कमी ना हो, उसको जो मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो, और जो उसके सामाजिक संबंध है ना वो भी अच्छे बने लोगों के साथ, तब हम उस व्यक्ति को वो बोल सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यानी ऐसे कि रोग और अपंगता नहीं है तो ही स्वस्थ होनी है, ऐसा नहीं है। उसे सामाजिक, मानसिक व शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी होता है, उसी को स्वास्थ्य कहा गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या हैं। अभी WHO के द्वारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या स्वास्थ्य के 3 मानक आयाम होते हैं। मानक या आयाम होते हैं जिनके हिसाब से हम मान सकते हैं कि जो ये स्वास्थ्य की सकारात्मकता है, यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य बढ़ रहा है बंदे का। तो ये आयाम कौन कौन से? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम। और इसके अलावा भी कुछ आयाम है, तो वो है आध्यात्मिक या आत्मिक आयाम और व्यावसायिक आयाम। यानी कि कुछ कुल मिला के ना 5 आयाम होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व व्यावसायिक। लेकिन जो WHO की मान्यता के अनुसार जो 3 आयाम है ना, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से कोई दिक्कत ना हो, सामाजिक रूप से उसका ना सामाजिक संबंध सबसे अच्छे हो, तो वो स्वस्थ माना जाएगा। तो ये कुछ आयाम है। अभी नेक्स्ट है संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार जो होता है वो भोजन होता है जिसमें क्या अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित हो और ऐसी उनकी मात्राएं समानुपात हो जिनमें क्या जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन या अन्य पोषक तत्व, वो क्या उन सब की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी वो पोषक तत्व मिल जाएं, ताकि जब हमें क्या कभी भोजन टाइम से नहीं मिल रहा या पोषित भोजन नहीं मिल रहा, संतुलित आहार नहीं मिल रहा, तो उस टाइम उन पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो सके, तो वो आहार होता है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार की विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी विशेषताएं कि इसमें के विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, विभिन्न खाद्य वर्ग के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिससे कि क्या व्यक्ति को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि यह शरीर की पोषक तत्वों की सारी जरूरतों को पूरा करता है। अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में यह अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये कुछ संतुलित आहार की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ सकते हैं कि जैसे स्तन्य काल में किन पोषक तत्वों की जरूरतें बढ़ जाते हैं, या गर्भवती महिला को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो उनमें इन दोनों के लिए क्या लगभग सेम ही इन चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी समूह यानी कि थायमिन, राइबोफ्लोविन हो गया, विटामिन सी हो गया। गर्भवती महिला का पूछे तो आप अमीनो एसिड भी लिख सकते हो। इस तरह से क्या है कुछ ये पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत है गर्भवती महिला या जो स्तनपान कराने वाली माँ होती है ना, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है। नेक्स्ट हमें भोजन के प्रमुख कार्य बताने हैं, तो एक पहले तो देखेंगे भोजन क्या है, फिर उसके कार्य देखेंगे। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए एक हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है हमारे लिए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमें जिंदा रहना है तो ही हमें भोजन करना है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने लायक बनाए रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है। अभी इसमें बताया गया है कि जो भोजन है ना केवल जीवित रहने के लिए जरूरी है, बल्कि जो हमें क्या स्वस्थ रहने के साथ साथ विभिन्न जो कार्य करने की शक्ति देता है ना, उसके लिए भी आवश्यक होता है। हमारे भोजन में अनेक रासायनिक तत्व होते हैं जो कि हमें स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी आवश्यक होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, रेशे, पानी आदि। इन पोषक तत्वों के अलावा भोजन में कुछ अपोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है आर्टिफिशियल कलर हो गया, और स्मेल के लिए जैसे कुछ वैसे आर्टिफिशियल स्मेल भी डाल सकते हैं हम, या फिर जो नेचुरल स्मेल भी जैसे लहसुन के अंदर हो गई है ना, लहसुन में अदरक में स्मेल हो गई, ये कुछ अपोषक तत्व भी होते हैं। अभी भोजन के हमें प्रमुख कार्य बताने हैं, तो इसके प्रमुख रूप से 3 कार्य हैं। शरीर क्रियात्मक कार्य यानी कि जो शरीर को कार्य करने की जो क्षमता मिलती है ना भोजन से मिलती है। सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य व मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मुख्य रूप से भोजन के 3 कार्य हो गए: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य व मनोवैज्ञानिक कार्य।
नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि ICDS के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, और या फिर इसके लाभार्थी क्या क्या है, किन किन को क्या इनके अंतर्गत लाभ दिया जाता है। तो प्रमुख घटक इसमें हो गए कि ICDS का मतलब है समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम। यह जो कार्यक्रम है ये एक पूरक आहार कार्यक्रम है। ये सन 1975 में भारत के जो भारत सरकार के समाज एवं महिला कल्याण जो मंत्रालय है ना, उसके द्वारा 1975 में ये प्रारंभ किया गया था ICDS कार्यक्रम। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें क्या है, ऐसे इसकी प्रमुख विशेषता मानी गई है कि इसमें ये उद्देश्य था इसका स्थापित करने का कि जो जरूरी सारी सेवाएं है ना वो एक जगह पे मुहैया करवा दी जाएं, और जो बच्चे होते हैं, माँ होती है और शिशु होती है, उनको एक जैविक रूप से जैविक इकाई के रूप में देखना होता है। अभी ICDS के अंतर्गत क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं, या फिर इसके प्रमुख घटक क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख घटक है पूरक पोषण, यानी कि पूरक आहार है ना वो दिया जाता है। नेक्स्ट है टीकाकरण, बच्चों का या गर्भवती महिलाओं को जो टीके लगते हैं ना वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनका उपचार किया जाता है, या इससे संबंधित जो सेवाएं होती है ना, संदर्भ सेवाएं, उन इसके अंदर ICDS के अंतर्गत वो सब भी की जाती है। वृद्धि अन्वेषण किया जाता है बच्चे का, ताकि क्या बच्चे के अंदर अगर कुपोषण वगैरह हो तो टाइम से उसका पता लग जाए। औपचारिक शिक्षा के अवसर बच्चों को मिलते हैं, जैसे आंगनबाड़ी में क्या बच्चे थोड़ा बहुत शिक्षा के अवसर भी मिलते हैं। बच्चों के पोषण शिक्षण, या फिर ऐसे रहता है कि बच्चों को पोषण शिक्षण का मतलब ये हो गया कि बच्चों को या जो माताएं होती है ना उनको पोषण से संबंधित शिक्षा दी जाती है कि भाई देखो आप गर्भवती हो तो उस टाइम क्या पोषक तत्व, पोषण जो पोषित भोजन है, संतुलित आहार खाएं, या फिर अपने बच्चों को पोषित आहार या पोषण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब इसके अंतर्गत बताया जाता है। अभी ICDS के लाभार्थी, या फिर इसका मतलब होता है कि ICDS के अंतर्गत जो सेवाएं दी जाती है ना वो किन के लिए दी जाती हैं। तो ये निम्न लोगों के लिए दी जाती है कि ये 1 वर्ष से कम आयु के जो शिशु होते हैं उनके लिए है, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे उनके लिए है, गर्भवती व जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है ना वो भी इसकी लाभार्थी होती हैं, 45 वर्ष तक की आयु की सभी महिलाएं व 11 वर्ष से 18 वर्ष की जो किशोरी लड़कियां होती हैं ना वो भी इनके लाभार्थी होते हैं। अभी अगला प्रश्न हमारा, जो जल विलय विटामिन होते हैं, वसा विलय विटामिन होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में बताना है। अभी विटामिन हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, जो DECE2 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब हम मेन मोटे मोटे रूप से देखेंगे कि विटामिन होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल विलय विटामिन होते हैं, एक वसा विलय विटामिन होते हैं। जल विलय विटामिन वो होते हैं कि जो क्या शरीर में जैसे ही जाते हैं ना तो वो जल में हमारे शरीर के अंदर जो भी पानी है ना उसमें घुल जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, कई बार क्या जरूरत से ज्यादा चले जाएं तो क्या जल के अंदर तो घुल जाते हैं, तो जल जैसे हमारे शरीर से उत्सर्जित किया जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा जो भी होते हैं ये पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तो शरीर में रुकते नहीं है। इसलिए इनकी जैसे कई बार क्या शरीर में अधिकता हो जाए तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी समूह के जो भी विटामिन है, और विटामिन बी और सी दोनों है, ये जल विलय विटामिन होते हैं। नेक्स्ट विटामिन है हमारे वसा विलय विटामिन। अभी वसा विलय विटामिन वे होते हैं कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, इस कारण इन्हें शरीर में ये क्या शरीर से उत्सर्जित नहीं किया जा सकते, क्योंकि हमारे शरीर में जो वसा है ना उसी के साथ ये अटैच रहते हैं। अगर ये आवश्यकता से अधिक शरीर में चले जाए ना तो जमा होते रहते हैं, इसलिए कई बार क्या रहता है कि हमें उस भोजन में ये ना मिल पाए ना, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन भी चाहिए, तीसरे दिन भी चाहिए, तो उसके कमी में भी ये हमें इनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। और इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि विटामिन ए है हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हो गए सारे के सारे वसा विलय विटामिन। नेक्स्ट हमारा है खाद्य वर्ग। विभिन्न खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं, या भोजन के मतलब संतुलित आहार या आहार को कितने खाद्य वर्गों में बांटा गया है, या कौन कौन से खाद्य वर्ग हैं। पोषक तत्वों के विभिन्न कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। अभी इनका मोटा मोटा नाम हो गया वर्ग 1, 2, 3। अभी वर्ग 1 को क्या कहा जाता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। दूसरे को शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। अभी
वर्ग 1 में ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, ये होते हैं कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ, यानी कि अनाज हो गया, जड़ हो गया, कंदमूल हो गया। अभी कार्बोज की प्रचुरता वाले कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे चीनी और गुड़ हो गया। जैसे अनाज, जड़, कंदमूल के अलावा चीनी व गुड़ होते हैं ना, वो भी कार्बोज प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, वसा हो गई। अभी दूसरा वर्ग है वर्ग 2, शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं वर्ग 2 के, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? दूध हो गया, दूध से बने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो आते हैं। मांस, और मांस जिससे बने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जो भी भोजन होता है, वो सब वर्ग दूसरे वर्ग में ही आता है। अंडे हो गया, दालें हो गई, गिरीदार जो फल, जिनमें क्या है, जिन फलों में गिरी होती है, वो भी एक अच्छे शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ होते हैं। तिलहन, जैसे कि जो वो अनाज जिनमें के तेल निकलता है, जैसे कि मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, ये जिनमें से भी तेल निकलता है ना, उनको तिलहन कहा जाता है, तिल हो गया। तो गिरीदार फल व तिलहन व मछली, इन सब में शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट तीसरा वर्ग है जो कि रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में जो सहायक खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो तीसरे वर्ग में आते हैं। जैसे कि इनमें मुख्यतः खनिज, लवण, विटामिन, ये सब होते हैं ना, वो होते हैं इसके अंदर, और ये सारे के सारे क्या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अभी वर्ग तीसरे में जो रोगों से बचाव वाले खाद्य पदार्थ है ना, उनमें है कि पहला है फल। अब ये फल कौन कौन से? पहला है पीले व नारंगी रंग के फल, जैसे कि क्या हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया। जिनका कलर पीला या नारंगी हो ना, तो उनमें अच्छे से वो खनिज लवण मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया सिट्रिस फल, यानी कि खट्टे फल जो होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, या फिर मौसम्मी हो गया। कुछ अन्य फल भी होते हैं, जैसे कि केला, आलू बुखारा। तो ये सारे के सारे फल हो गए जो वर्ग तीसरे में आते हैं। कुछ सब्जियां भी होती हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियों में हो गई पालक, मेथी, सरसों। पीली नारंगी सब्जी जैसे गाजर या सीताफल हो गया। अन्य कुछ सब्जियां जैसे भिंडी, बैंगन, पत्ता गोभी या गोभी, ये सारी की सारी होते हैं ना, ये फल और सब्जियां, ये तीसरे वर्ग में आती हैं, जिससे क्या हमें विटामिन सी वगैरह मिलता है। विटामिन सी, विटामिन, खनिज लवण आदि मिलते हैं। तो ये सारे के सारे तीसरे वर्ग में आता है, जो रोग से बचाने में शरीर की मदद करते हैं। तो 3 वर्ग हो गए, शारीरिक क्रिया में सहायक हो गए, है ना, वृद्धि में सहायक, या फिर रोग से बचाव में ऊर्जा प्रदान करने वाले, रोग से बचाव करने वाले खाद्य पदार्थ, इस तरह से हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा जो पोषण है, उनको प्रभावित करने वाले कारक या पहलू कौन कौन से होते हैं। पोषण का मतलब हो गया, पोषण शरीर को पोषित करने वाले विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम शरीर में, जो हमारे शरीर में भोजन है ना, उसके सेवन, पाचन या अवशोषण या उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, वित्तीय या फिर जो आर्थिक पहलू होते हैं ना, वो हो गया, मनोवैज्ञानिक कारक या मनोवैज्ञानिक पहलू, ये हो सकते हैं। ये तीनों कारक क्या है, पोषण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ही वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।